हाँ जी डियर व्यूवर, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के कुछ जो बेसिक हमारे पास टर्म्स हैं मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। और इसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक हमारा है सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि जो सेंटेंस है वो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी एक सब्जेक्ट का और उसके साथ एक होता है प्रेडिकेट। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट अब करेंगे कि जो सेंटेंस है उसकी हमारे पास टाइप कौन सी होती है। तो सबसे पहली हमारे पास जो टाइप है उस टाइप का नाम है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस के अंदर होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक हमारा होगा सब्जेक्ट और एक होती है इसके साथ फाइनेट वर्ब। एक फाइनेट वर्ब और उसके साथ सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। अब इसके अंदर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता ही है कि जो वाक्य के अंदर क्रिया करने वाला है उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। लेकिन जो फाइनेट वर्ब है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि फाइनेट वर्ब होती क्या है। फाइनेट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर उसका सब्जेक्ट चेंज होने से या उसका टेंस चेंज होने से अगर वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है तो ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं फाइनेट वर्ब। जैसे ही वाक्य के अंदर सपोज़ करो किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट चेंज हो गया और अगर सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब चेंज हो जाएगी तो उसको बोलते हैं फाइनेट वर्ब। और या फिर उसी वाक्य के अंदर उसका टेंस चेंज हो जाता है या उसका काल चेंज हो जाता है तो उससे अगर वर्ब के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका फॉर्म चेंज होता है तो उस वर्ब को हम बोलते हैं फाइनेट वर्ब। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करवाता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही रीड्स ए स्टोरी, कि वह स्टोरी पढ़ता है। अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया ही और इसके साथ मैंने वर्ब यूज़ की रीड्स, जो वर्ब की 5th फॉर्म है। अब इसका मैंने मान लो कि सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही की जगह पे मैंने यूज़ कर लिया दे। तो जैसे ही मैंने दे यूज़ किया यहाँ पे जो इसकी वर्ब की फॉर्म है वो क्या होगी, चेंज। क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट सिंगल होने से वर्ब सिंगल होती है और सब्जेक्ट प्लूरल होने से वर्ब प्लूरल होती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की तो इसके चेंज होने से यानी कि सब्जेक्ट के चेंज होने से जब ये वर्ब अपना फॉर्म क्या कर दे, चेंज, तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनेट वर्ब। फाइनेट वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ क्या करती है, एग्री करती है कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है अगर वो वर्ब अपना फॉर्म चेंज करेगी तो ऐसी वर्ब को हम फाइनेट वर्ब बोलते हैं। पहला मेथड तो इसका ये होता है फाइनेट वर्ब को पहचानने का। अब जो दूसरा है उसके अंदर आता है टेंस। जैसे ही किसी वर्ब का काल चेंज होगा, सेंटेंस का काल चेंज होगा। जैसे हमने लिखा कि ही राइट्स स्टोरी, कि वह कहानी लिखता है, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया प्रेजेंट। तो ये मेरा एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। अगर इसी को मैं पास्ट इंडेफिनिट में लिखता हूँ, अब मैंने इसका काल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। प्रेजेंट से इसको किस फॉर्म में ले आया, पास्ट की फॉर्म में ले आया। तो जैसे ही मैं इसको पास्ट में लेके आया तो राइट्स की जगह पे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई रोट। ही रोट स्टोरी। तो यहाँ पे वर्ब की 5th फॉर्म थी और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसका सब्जेक्ट चेंज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ब ने अपना फॉर्म क्या कर लिया, चेंज। किसके कारण चेंज किया, क्योंकि इसने अपना काल चेंज कर लिया। तो जैसे ही कोई वर्ब अपना काल चेंज करती है यानी कि अपना टेंस चेंज करती है तो उससे अगर वर्ब की फॉर्म चेंज होती है तो ऐसी वर्ब की पहचान भी हम किससे करते हैं, फाइनेट वर्ब से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से फाइनेट वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आपने बात ध्यान ये रखनी है कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है या टेंस चेंज होता है, दोनों में से कोई भी एक, और उसके साथ आपकी वर्ब चेंज हो जाए, उस वर्ब को हम बोलते हैं फाइनेट वर्ब। कुछ ऐसी वर्ब भी होती है कि वो सब्जेक्ट के चेंज होने से या टेंस के चेंज होने से चेंज नहीं होती, ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं नॉन फाइनेट वर्ब। जैसे ही लाइक्स टू रीड और मैंने इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया दे और यहाँ पे लिखा लाइक टू रीड। अब यहाँ से आप देखोगे कि एक वर्ब तो लाइक्स है
और दूसरी वर्ब हमारे पास रीड है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट के चेंज होने से इस वर्ब ने अपना फॉर्म क्या कर लिया, चेंज। इसने फॉर्म चेंज कर लिया, इट मीन्स ये हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। अब इसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया, ये फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट। तो यहाँ से आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो वर्ब होगी सब्जेक्ट के साथ, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब के अंदर सिंपल सेंटेंस। जैसे मैंने शब्द लिखा, एक वर्ड लिखा ही और एक लिखा रीड, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, इसकी फाइनाइट वर्ब। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस की सेकंड टाइप है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो प्रिंसिपल क्लाउज, पहले हमने एक प्रिंसिपल क्लाउज लिखी और फिर उसके बाद दूसरी प्रिंसिपल क्लाउज लिखी, दो प्रिंसिपल क्लाउज लिखी। अब इन दो प्रिंसिपल क्लाउज को जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। हमारे पास कितनी प्रिंसिपल क्लाउज है, दो प्रिंसिपल क्लाउज हैं, और उनको जोड़ने का काम हम किसके साथ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब पहले आपको बताते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या होती है। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लाउज का मतलब उपवाक्य, मतलब कि वाक्य का एक हिस्सा, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लाउज है, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा वाक्य का हिस्सा जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कि कोई भी वाक्य का पार्ट, मतलब कि कोई सेंटेंस लिखा मैंने इंग्लिश के अंदर, और वो सेंटेंस के अंदर उसका एक पार्ट किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसी क्लाउज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। तो इस सेंटेंस के अंदर दोनों क्लाउज, दो क्लाउज आ जाए या दो से ज़्यादा आ जाए, लेकिन वो दोनों क्लाउज का एक दूसरे के साथ डिपेंडेंस होना ज़रूरी नहीं है। वो दोनों क्लाउज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम इस क्लाउज को एक नाम और भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र उपवाक्य। कि एक ऐसा उपवाक्य जो स्वतंत्र है, उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उसमें हमारे पास एक तो आता है एंड, दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है नोर। इसी तरीके से हमारे पास एक है बट, एक वर्ड है इसके अंदर और, एक होता है इसके अंदर येट, और एक होता है फॉर। तो ये हमारे पास 6 हैं। तो इसके अलावा एक वर्ड हमारे पास और भी है, एक इसके अंदर हमारे पास है सो। तो ये इंग्लिश के अंदर हमारे पास 7 ऐसे वर्ड हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, अब इनको याद करने की एक हमारे पास ट्रिक भी है, FAN फैन, BOYS बॉयज़, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ से आप इनको 7 के 7 वर्ड्स को याद कर सकते हैं, जैसे F से फॉर, A से एंड, N से नोर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो। तो ये 7 ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जब किसी भी दो प्रिंसिपल क्लाउज को फैन बॉयज़ वाले इन 7 वर्ड्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ सो स्मॉल। तो इसकी मीनिंग क्या बनता है कि यह घर बहुत महंगा है, और इसका मीनिंग बनता है कि वह घर बहुत छोटा है। अब इन दोनों वाक्यों को हम प्रिंसिपल क्लाउज का पार्ट मानते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे इसको पूरी एक लाइन में लिखेंगे आगे तक, तो इस घर के छोटे होने से
उस घर के छोटे होने से ये वाला घर महंगा नहीं हो सकता। ये तो है नहीं कि पड़ोसियों का घर छोटा है इसलिए आपका घर महंगा है, या फिर उनका घर महंगा है इसलिए आपका घर छोटा है। इसका मतलब इन दोनों वाक्यों का एक दूसरे के साथ डिपेंडेंस होना ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से वो वाला घर महंगा है या उसके महंगे होने से इसका घर क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये वाला वाक्य का पार्ट जो है और ये वाला उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो ये हमारी कौन सी क्लाउज होगी, प्रिंसिपल क्लाउज, और ये भी हमारी कौन सी होगी, प्रिंसिपल क्लाउज। ये दोनों क्लाउज हमारी प्रिंसिपल क्लाउज है। इनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, और इनको जो ये वर्ड एंड है ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और इस कनेक्ट करने वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि कोऑर्डिनेट की जो ट्रिक है वो है आपके पास फैन बॉयज़, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज, दो प्रिंसिपल क्लाउज और इनको कनेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि दो प्रिंसिपल को फैन बॉयज़ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके बाद आपके पास आता है तीसरा सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं संयुक्त वाक्य। हिंदी के अंदर बोलेंगे, सॉरी संयुक्त नहीं, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि सबसे पहले एक तो हमने लेनी है प्रिंसिपल क्लाउज, और दूसरी जो क्लाउज होगी उस क्लाउज को हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसका मैं आपको पूरा नाम लिख देता हूँ। ये है हमारी प्रिंसिपल क्लाउज, यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य, जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज वो क्लाउज होती है जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला जो वाक्य का पार्ट होगा वो इसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसीलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं, और ये वाले वाक्य को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खुद में अपने आप में एक मीनिंग क्लियर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज, कि वाक्य का एक ऐसा पार्ट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये वाला वो वाक्य का पार्ट है जो अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगी वो करेगी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। जो पहले वाला था उसके अंदर हमारे पास जो कंजक्शन थे वो कोऑर्डिनेट थे, और इसके अंदर कौन से आएंगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। अब ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है इवन, एक वर्ड है एज, एक वर्ड है एज इफ़, एक वर्ड है इफ़, फिर उसके बाद है वेयर, फिर आता है हमारे पास वेयर एज, इसके बाद आता है व्हेन, फिर उसके बाद एक वर्ड आता है हमारे पास हु, फिर एक वर्ड आता है व्हेन एवर, ठीक है, फिर उसके अलावा आता है ऑल्दो, फिर आता है हमारे पास बिफोर, उसके बाद आता है आफ्टर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश के अंदर जिनको हम यूज़ करते हैं एज ए सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जब कोई भी एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज इनमें से किसी वर्ड के साथ कनेक्ट होएगी तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लाउज का आपको पता लगेगा। अब इसके अंदर हमने एग्जांपल ली, आई लाइक टू ईट दी कैंडी, आई लाइक टू ईट कैंडी, कि मैं कैंडी खाना पसंद करता हूँ, बिफोर आई वॉच ए मूवी। तो इसके अंदर हमारे पास एक क्लाउज तो ये होगी कि मैं कैंडी खाना पसंद करता हूँ बिफोर आई वॉच ए मूवी, मैं मूवी देखने से पहले मैं कैंडी खाना पसंद करता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास एक तो क्लाउज ये होगी, इसको हमने प्रिंसिपल क्लाउज बोला, और ये हमारी होगी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लाउज, और ये इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कंजक्शन है इसका हमने नाम लिखा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इस तरीके से हम कम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा,
प्रिंसिपल क्लाउज हो कम से कम एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो और इन दोनों को सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट करेंगे, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है मिक्स्ड सेंटेंस। अब मिक्स सेंटेंस क्या होता है, ये ऊपर वाली तीनों कैटेगरी को छोड़ के इंग्लिश के अंदर जितने भी सेंटेंस बचते हैं ना, हम उनको ही क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। कि उसके अंदर ना तो सिंपल होगा वो, ना वो कंपाउंड होगा, ना वो कम्प्लेक्स होगा, उसके अलावा कोई भी सेंटेंस बच गया वो सारे हमारे क्या होते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। अब इसके बाद कुछ कैटेगरी अलग टाइप से हम बनाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होता है कि कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं है, इस सेंटेंस विच इज़ नॉट नेगेटिव, कि कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं है उसी को हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड दी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरी आती है इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर हमने कोई अपना कथन दिया है, कोई स्टेटमेंट दी है। असर्टिव को ही हम कई बार स्टेटमेंट वाला सेंटेंस भी बोल देते हैं और इसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, कि जिसके अंदर हमने कोई बात डिक्लेयर की है या हमने कोई कथन बोला है, कोई स्टेटमेंट दी है, उसी वाक्य को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला कि आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब ये मेरी एक स्टेटमेंट है, मैंने अपने पक्ष में ये बोला कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हमने कोई बात डिक्लेयर की हो या हमने कोई स्टेटमेंट दी हो, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तीसरी टाइप आती है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमने किसी प्रकार का किसी को ऑर्डर दिया है या किसी को हमने रिक्वेस्ट की है, एडवाइस दी है या हमने सजेशन दी है या कमांड दी है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर या तो ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए या एडवाइस या सजेशन या फिर कमांड, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे बोला कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, इम्पेरेटिव। प्लीज़ कम बैक, कृपया करके वापस आ जाए, ठीक है, तो इसके अंदर हमने किसी को रिक्वेस्ट की है। ऐसे ही सजेशन वाले सेंटेंस हो जाते हैं कि टेक यूर मेडिसन ऑन टाइम, कि आप अपनी जो दवाई है वो समय पर लें। तो इन सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ से आपके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है एडवाइस। अब इसके स्पेलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक तो एडवाइस के स्पेलिंग होते हैं सी के साथ, लेटर सी के साथ, एक होते हैं एस के साथ, इन दोनों में भी फ़र्क है। तो ये जो एडवाइस की स्पेलिंग है इसका मतलब होता है सुझाव, और जो ये एस वाला लेटर है इसका मतलब होता है सुझाव देना। अब इन दोनों का बेसिक फ़र्क क्या, देखो, इसमें सुझाव बोला उसने, सुझाव का मतलब यहाँ पे वो किस चीज़ का काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे वो सुझाव देना कह रहा है कि देने की बात कर रहा है, मतलब इसके अंदर एक्शन इंक्लूड है। तो जो ये एडवाइस की स्पेलिंग एस के साथ है, ये हमारा काम करता है वर्ब के साथ। तो ये एस वाला लेटर एक वर्ब का काम करता है और ये जो सी वाला लेटर है ये हमारा किस चीज़ का काम करता है, नाउन का काम करता है। तो ये इन दोनों के अंदर फ़र्क है। जैसे हम वर्ब की फॉर्म याद करेंगे तो ये एडवाइस की सेकंड फॉर्म हम एडवाइस्ड सी के साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर हम ये किस चीज़ का काम ले रहे हैं, इससे नाउन का। ऐसे ही हमारे पास एस लेटर वाली है तो ये अब वर्ब है, तो हम इसकी अब सेकंड फॉर्म ईडी से ले सकते हैं। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है कि जो एडवाइस के स्पेलिंग एस के साथ है वो एक एक्शन का काम करता है, जबकि एक नाउन का काम करता है। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद फोर्थ टाइप है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर हम किसी के लिए गुड विश, कोई अच्छी विश उसके लिए मांगते हैं, किसी के लिए हम किसी प्रकार की भी प्रार्थना करते हैं,
जैसे आपने छोटी क्लासों में ऐसे लिखते थे मे ही लिव लॉन्ग, आप माई टीचर का ऐसे लिखते थे, अपनी मदर के ऊपर ऐसे लिखते थे, टीचर के ऊपर मे शी लिव लॉन्ग। तो इसके अंदर आप अपने टीचर्स के लिए या अपने माता पिता की जो लंबी आयु है उसके लिए दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। तो ये वाले जो सेंटेंस आप छोटी क्लासों में लिखते थे 4th 5th के अंदर, जब आप ऐसे लिखते थे तो इनके अंदर जो ये सेंटेंस यूज़ किए जाते थे, इसके अंदर आप किसी के लिए विश मांगते थे। इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद 5th टाइप है हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी वर्ड का मीनिंग होता है सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, अचानक आपके अंदर बैठे बैठे एकदम फीलिंग आई। वो फीलिंग किसी प्रकार की भी हो सकती है, वो दुख वाली भी हो सकती है, खुशी वाली भी हो सकती है, उदासी वाली भी हो सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक्सक्लामेटरी का साइन इंग्लिश के अंदर हमारे पास ये बड़ा साइन है, इसको हम एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा मोटा हो गया, नीचे नीचे आके ब्रीक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे साइन को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। इसके अंदर हमारे पास एक वर्ड है हुर्रा। हुर्रा हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की खुशी होती है, यानी कि जॉय। जॉय का मतलब खुशी। इसी के साथ एक वर्ड है हमारे पास अलास। अलास का मतलब होता है दुख, सौरो, दुख, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है ओ शिट, या एक वर्ड है इसी के साथ उफ, और एक वर्ड है ओ नो। इनके अंदर हम किसी चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, अफसोस करते हैं, और अफसोस को हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं रीग्रेट। जब हमें किसी चीज़ का क्या हो, अफसोस हो, तो उनके अंदर हम ये वाले वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे ही ब्रावो वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, एकदम अचानक से बोला हुर्रा, मैच हम जीत गए, ठीक है, जैसे आप देखते हो एकदम खुशी का आलास होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जब हमारे पास वर्ड होते हैं, उनको जब सेंटेंस में लिखा जाता है तो वो सेंटेंस से ही हमारे क्या बनते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।